हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एशियन साइंस क्लासेज में। आज हम संवाहनी या तरल संयोजी ऊतक का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, जंतु ऊतक चार प्रकार के होते हैं। नंबर पहला उपकला ऊतक, नंबर दूसरा संयोजी ऊतक, नंबर तीसरा पेशीय ऊतक, नंबर चौथा तंत्रिका ऊतक। उपकला ऊतक का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं और नंबर दूसरा संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक तीन प्रकार के होते हैं, यानी कि संयोजी ऊतक को तीन श्रेणियों में बांटा गया है। नंबर पहला है संवाहनी या तरल संयोजी ऊतक, नंबर दूसरा है कंकालीय संयोजी ऊतक, नंबर तीसरा है वास्तविक संयोजी ऊतक। ठीक, तो आज हम संवाहनी या तरल संयोजी ऊतक का अध्ययन करेंगे। संयोजी ऊतक भ्रूणीय मध्य जनन स्तर मीसोडर्म से बना होता है। यहाँ पे एक शब्द आया है आपका भ्रूणीय, यानी कि भ्रूण किसे कहते हैं। भ्रूण जो है, जब सेक्स के दौरान ठीक अंडाणु और शुक्राणु का जो फर्टिलाइजेशन होता है निषेचन के बाद, ठीक निषेचन के बाद जायगोट यानी कि युग्मक का निर्माण होता है। फिर जायगोट से आपका बनता है, जायगोट के बाद मोरूला का निर्माण होता है, मोरूला से मोरूला ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण होता है। फिर लगभग तीसरे महीने में आपका भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण को ही गर्भ कहा जाता है। ठीक, भ्रूण को ही गर्भ कहा जाता है। फिर तीसरे महीने में बच्चे का मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और हृदय बनना शुरू होता है। ठीक, और भ्रूण में तीन स्तर होते हैं, जो कि मध्य जनन स्तर को मीसोडर्म कहते हैं, और सबसे अंदर के जनन स्तर को एंडोडर्म कहते हैं, और सबसे बाहरी स्तर को एक्टोडर्म कहते हैं। ठीक, यह शरीर का लगभग 30% भाग बनाता है। कौन? संयोजी ऊतक शरीर का, पूरी बॉडी का 30% भाग बनाता है। यह ऊतक शरीर के सभी अंगों तथा अंग तंत्रों के मध्य फैले होते हैं। ऊतक अंगों तथा अंग तंत्र के मध्य फैले होते हैं। ठीक, इनका कार्य अंगों को सहारा देना, उनकी सुरक्षा करना एवं उन्हें परस्पर बांधे रखना होता है। ठीक, संयोजी ऊतक के प्रकार, टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। संयोजी ऊतक को तीन श्रेणियों में बांटा गया है। नंबर पहला है संवाहनी या तरल संयोजी ऊतक, नंबर दूसरा कंकालीय संयोजी ऊतक, नंबर तीसरा वास्तविक संयोजी ऊतक। तो आज हम संवाहनी या तरल संयोजी ऊतक का अध्ययन करेंगे। ठीक, संवाहनी या तरल संयोजी ऊतक किसे कहते हैं? रुधिर एवं लसिका, रुधिर यानी कि ब्लड और लसिका तरल या संवाहनी संयोजी ऊतक होते हैं। संवाहनी या तरल संयोजी ऊतक कौन कौन है? रुधिर और लसिका। इनका अंतराकोशिकीय स्थान, इनका अंतराकोशिकीय पदार्थ तरल होता है। अंतराकोशिकीय पदार्थ तरल होता है। ठीक, कोशिका के अंदर का पदार्थ तरल होता है। इनमें कोशिकाएं बिखरी रहती हैं। इनमें कोशिकाएं कैसी होती हैं? बिखरी होती हैं, अतः ये तरल ऊतक कहलाते हैं। तरल ऊतक कौन कहलाता है? यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन बनता है, तरल ऊतक किसे कहते हैं? तरल ऊतक कौन सा ऊतक कहलाता है? तो संवाहनी या तरल संयोजी ऊतक तरल ऊतक कहलाता है। यह शरीर का लगभग 8% भाग घेरता है। कौन? संवाहनी या तरल संयोजी ऊतक शरीर का 8% भाग घेरता है। इनमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे रुधिर। रुधिर लाल रंग का अपारदर्शी चिपचिपा द्रव्य है, अपारदर्शी चिपचिपा पदार्थ है। यह हल्का क्षारीय प्रकृति का होता है, जिसका पीएच मान 7.4 होता है। पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है, और यह हल्का क्षारीय होता है। रुधिर संपूर्ण शरीर का लगभग 6 से 8% भाग बनाता है। रुधिर जो है संपूर्ण शरीर का लगभग 6 से 8% भाग बनाता है। रुधिर का तरल भाग प्लाज्मा, रुधिर का तरल भाग प्लाज्मा। ठीक, कौन सा भाग? तरल भाग प्लाज्मा, और जिनमें प्लाज्मा में ही रुधिर कणिकाएं तैरती रहती हैं। रुधिर कणिकाएं तैरती रहती हैं। ठीक, रुधिर में दो भाग होते हैं। नंबर पहला है प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं। ठीक, प्लाज्मा कैसा होता है? तरल होता है, और जिनमें रुधिर कणिकाएं तैरती रहती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लाज्मा। यह हल्के पीले रंग का चिपचिपा एवं थोड़ा क्षारीय द्रव्य है। कैसा है? पीले रंग का और क्षारीय पदार्थ होता है, जो शरीर का, जो रुधिर का लगभग
55% भाग बनाता है, जो रुधिर का 55% भाग बनाता है। शेष 45% भाग में रुधिर कणिकाएँ होती हैं। प्लाज्मा में 90% जल होता है, 90% जल होता है और 10% में प्रोटीन, कार्बोनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। 10% प्रोटीन होता है और जिनमें 10% प्रोटीन, कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक, नंबर दूसरा पढ़ेंगे रुधिर कणिकाएँ। ये निम्नलिखित 3 प्रकार की होती हैं। नंबर ए, लाल रुधिर कणिकाएँ, जिन्हें क्या कहा जाता है? रेड ब्लड कार्पोसेल्स, ROR अथवा RBC कहा जाता है। क्या कहा जाता है? RBC या फिर इरिथ्रोसाइट कहा जाता है। लाल रुधिर कणिकाओं का 3 नाम है, रेड ब्लड कार्पोसेल्स या फिर RBC कहा जाता है शॉर्टकट में, या इरिथ्रोसाइट कहा जाता है। ठीक, नंबर दूसरा है श्वेत रुधिर कणिकाएँ, वाइट ब्लड कार्पोसेल्स, ROR WBC, ROR ल्यूकोसाइट। ठीक, नंबर तीसरा है रुधिर प्लेटलेट्स, रुधिर प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स, ROR थ्रोम्बोसाइट। ठीक, तो सबसे पहले पढ़ेंगे लाल रुधिर कणिकाएँ यानी कि RBC यानी कि इरिथ्रोसाइट। मनुष्य सहित सभी स्तनियों में ऊंट और लामा को छोड़कर मनुष्य सहित सभी स्तनियों यानी कि जो दूध पिलाने वाली प्राणी होती हैं जिनमें स्तन पाया जाता है, मनुष्य सहित सभी स्तनियों में, मनुष्य में तो पाया जाता है लेकिन सभी स्तनी प्राणी होती हैं जो दूध पिलाते हैं बच्चों को, उनमें बस ऊंट और लामा को छोड़कर लाल रुधिराणु गोलाकार, उभया उत्तल तथा केंद्रक विहीन होता है। लाल रुधिराणु कैसा होता है? गोलाकार होता है, उभया उत्तल होता है तथा केंद्रक विहीन यानी कि केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक, मनुष्य में तो पाया जाता है लाल रुधिर कणिकाएँ, लेकिन सभी स्तनियों में भी पाया जाता है, बट ऊंट और लामा को छोड़कर। या अस्थिमज्जा में बनती है, या कहाँ बनती है? अस्थिमज्जा में। हड्डी जानते हैं ना, हड्डी के बीच में जो एक लिक्विड भरा रहता है, जो एक ऊतक होता है, लिक्विड भरा रहता है, उसे क्या कहा जाता है? बोन मैरो यानी कि मैरो कहा जाता है। ठीक, हड्डी के बीच में जो एक लिक्विड भरा होता है उसे बोन मैरो कहा जाता है, यानी कि ये अस्थिमज्जा में बनती है, यानी कि बोन मैरो में बनती है। कौन? लाल रुधिर कणिकाएँ। लाल रुधिर कणिकाओं में प्रोटीन, लाल रुधिर कणिकाओं में एक प्रोटीन रंजक श्वसन रांगा यानी कि हीमोग्लोबिन होता है। लाल रुधिर कणिकाओं में एक प्रोटीन रंजक यानी कि हीमोग्लोबिन होता है, जिसके कारण इन रुधिराणुओं का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही इन रुधिराणुओं का रंग लाल होता है, या शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करती हैं। RBC का कार्य क्या है? या शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करते हैं। ठीक, ऑक्सीजन को शरीर में के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। कौन? लाल रुधिर कणिकाएँ। ठीक, आगे देखिए नंबर बी, श्वेत रुधिर कणिकाएँ। ठीक, वाइट ब्लड कार्पोसेल्स, WBC, ल्यूकोसाइट। ये रुधिर कणिकाएँ अनियमित आकार की केंद्रक युक्त होती हैं। ठीक, इनका आकार अनियमित होता है, इनका लगभग आकार अलग अलग प्रकार का होता है और ये केंद्रक युक्त होती हैं, इनमें केंद्रक पाया जाता है। इनकी संख्या लाल रुधिर कणिकाओं की अपेक्षा बहुत कम होती है। इनकी संख्या जो है लाल रुधिर कणिकाओं यानी कि RBC की अपेक्षा बहुत कम होती है। यह शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में अपना योगदान देते हैं, यह शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में अपना योगदान देते हैं। अगर प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत है आपका तो आपको बीमारी नहीं होगी। ठीक, अक्सर ज़्यादातर बीमारियां जब प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर हो जाता है उसी के कारण बीमारियां होती, उसी के कारण आपके ऊपर वायरस, बैक्टीरिया आपके ऊपर हावी होते हैं। ठीक, और ये जो है उसी को मजबूत करती हैं। कौन? श्वेत रुधिर कणिकाएँ। ठीक, कुछ सूक्ष्मकणों की उपस्थिति के कारण आधार पर ये निम्नलिखित 2 प्रकार की होती हैं। नंबर पहला है कणिकामय श्वेत रुधिर कणिकाएँ, जिसे ग्रेन्युलोसाइट कहते हैं इंग्लिश में। नंबर दूसरा कणिका रहित श्वेत रुधिर कणिकाएँ, अग्रेन्युलोसाइट। ठीक, कणिका में जिनमें कणिकाएँ पाई जाती है और जिनमें कणिकाएँ नहीं पाई जाती हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, श्वेत रुधिर कणिकाएँ, कणिकामय और तथा कणिका रहित। ठीक, कणिकामय श्वेत रुधिर कणिकाएँ, इनके कोशिका द्रव्य, इनके कोशिका के, किसके कोशिका के? कणिकामय श्वेत रुधिर कणिकाएँ कणिका के
कोशिका के कोशिका द्रव्य में विशेष कणिकाएँ पाई जाती है। ठीक, कोशिका के कोशिका द्रव्य में विशेष कणिकाएँ पाई जाती है, इसीलिए इसे कणिका में श्वेत रुधिर कणिकाएँ कहा जाता है। ठीक, ये 3 प्रकार की होती हैं। जैसे नंबर पहला है न्यूट्रोफिल, नंबर पहला क्या है न्यूट्रोफिल, नंबर दूसरा यूसिनोफिल, नंबर तीसरा बेसोफिल। ठीक, ये 3 प्रकार की होती है, न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल और बेसोफिल। आगे देखिए, कणिका रहित श्वेत रुधिर कणिकाएँ, इनके कोशिका के कोशिका द्रव्य में विशेष कण नहीं पाया जाता। ठीक, इनके कोशिका की कोशिका कण में विशेष कण नहीं पाया जाता, इन्हें अग्रेनुलोसाइड भी कहा जाता है, जो इसका इंग्लिश नेम है। ये 2 प्रकार की होती हैं, नंबर पहला है लिम्फोसाइट, नंबर दूसरा मोनोसाइट। ठीक, आगे देखिए, नंबर तीसरा है रुधिर प्लेटलेट्स। स्तनियों के रुधिर प्लेटलेट्स सूक्ष्म, रंगहीन, केंद्रकहीन, इनमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता है, कुछ गोलाकार होती हैं। ठीक, इनका जीवन काल लगभग 1 सप्ताह का होता है। इनका जीवन काल 1 सप्ताह यानी कि 1 वीक का होता है। ठीक, इनका पाया जाना स्तनियों की प्रमुख विशेषता है। दूसरे कशेरुकियों में इसके स्थान पर दूसरे कशेरुकी, यानी कशेरुकी किसे कहते हैं, जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। ठीक, जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उन्हें कशेरुकी जंतु कहते हैं, और जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती उन्हें अकशेरुकी जंतु कहते हैं। ठीक, यानी कि दूसरे कशेरुकियों में मनुष्य को छोड़कर, मनुष्य कशेरुकी में तो आता है, लेकिन मनुष्य स्तनीय में आता है। ठीक, स्तनियों में आता है। ठीक, दूसरे कशेरुकियों में इनके स्थान पर शंख कोशिकाएँ, स्पिंडल सेल्स पाई जाती हैं। ये रुधिर के स्कंदन यानी कि क्लोथिंग में जमने में सहायता करती हैं। ये रुधिर के जमने में, स्कंदन के जमने में सहायता करती हैं। ठीक, रुधिर के जमने में सहायता करती हैं। ये है आपकी वेन्स, जिनमें नसें हैं, जिनमें रुधिर बहता है। इनमें देखिए रुधिर ये बह रहा है, इनमें क्या है 50 से 55% प्लाज्मा है। ठीक, और 1 से 2% प्लेटलेट्स हैं, और 40 से 45% रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स हैं, और जो है 1 से 2% वाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स है। ठीक, आगे देखिए, रुधिर के कार्य। रुधिर द्वारा पची हुई भोजन सामग्री जैसे कि ग्लूकोज, एमिनो अम्ल आदि, उत्सर्जित पदार्थ जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आदि का परिवहन विभिन्न अंगों में होता है। इनका परिवहन कौन करता है, रुधिर करता है। ठीक, जब भोजन पच जाता है उनके द्वारा ग्लूकोज, एमिनो अम्ल आदि और उत्सर्जित पदार्थ जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन रुधिर द्वारा होता है। यह जो है इन सब पदार्थों को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है, लगभग सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। ठीक, नंबर दूसरा यकृत और पेशीय द्वारा, यकृत यानी कि लीवर और पेशीय हमारी मांसपेशियों द्वारा उत्पन्न ताप एनर्जी उत्पन्न होती है, ताप उत्पन्न होती है, रुधिर द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। इस ताप को रुधिर द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है, जिससे शरीर का तापमान नियंत्रित होता है। ठीक, नंबर तीसरा रुधिर शरीर के आंतरिक वातावरण को समस्थित बनाए रखता है। रुधिर का काम क्या है, रुधिर जो है शरीर के आंतरिक वातावरण को हमेशा एक जैसी स्थिति में बनाए रखता है। ठीक, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।